कहते हैं गंगा में डुबक्की लगाने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है और नई ऊर्जा मिलती है। एक युवक जो कि उत्तर प्रदेश का ज़िला है वाराणसी का रहने वाला 28 फरवरी 2025 को पहुंचता है बनारस के घाट पर और बहती हुई गंगा में डुबक्की लगाता है और उसके बाद एक नाई को बुलाता है, अपने पूरे बाल मुंडवा लेता है। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, जो मैंने किया है मुझे उसमें माफ़ कर दो। और उसके एक दिन बाद उस युवक को पुलिस वाले गिरफ्तार कर देते हैं और पता चलता है उस युवक ने एक कत्ल किया है। आखिर उस युवक ने कत्ल किसका किया और उसके बाद वह गंगा में स्नान करने के बाद उसने अपना सर क्यों मुंडवाया? जब आप इस पूरे मामले को जानेंगे तो आपके पूरे पैरों तले ज़मीन खसक सकती है, क्योंकि उस युवक ने ऐसा कुछ किया है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है जौनपुर और उसी के अंतर्गत नगर कोतवाली है। नगर कोतवाली के पास में ही एक जो जेसजी चौक है और चौराहा है और उसी के पास ही एक कमला हॉस्पिटल है और वो तारीख थी 28 फरवरी 2025 दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। एक युवक जो कि कूड़ा बीनने वाला उसी इलाके में टहल रहा था, जो कमला अस्पताल के ही बगल में ही एक नाला बना था। वह युवक उस नाले के पास पहुंचता है क्योंकि वह जो पड़ी हुई सामानें था उसको बीन रहा था और अपनी बोरियों में रख रहा था। तभी उस युवक की निगाह नाला में पड़े एक रेड कलर के सूटकेस पे पड़ती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो उसको पता चलता है कि बहुत तेज़ दुर्गंध उस सूटकेस से आ रही है। वह फ़ौरन जो आसपास की दुकानें थी वहाँ शख्स जाता है और कहता है कि भैया, जो नाले में एक सूटकेस रेड कलर का पड़ा है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई जानवर बंद है जो कि बहुत तेज़ बदबू आ रही है। अब जैसे ही यह बात आसपास के दुकानदार सुनते हैं, फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई लाश है। जो पास के दुकानदार थे वह पास के थाने में फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर वहाँ पुलिस पहुँचती है और कुछ लोगों की मदद से उस सूटकेस को वहाँ से निकाला जाता है, सड़क पर लाया जाता है। जैसे ही उस सूटकेस की चैन खोली जाती है, मानो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे वह हड़दंग हो जाते हैं, क्योंकि एक लाश उसमें थी, वो भी लड़की की थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास थी और उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा सड़ रहा था, क्योंकि वह लाश 2 से 3 दिन पुरानी हो चुकी थी और जो कि सड़ने के कारण था वह बैग पूरा चैन से बंद था। अब पुलिस फ़ौरन ही उस मोबाइल से उस लाश की फ़ोटो खींचती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि आखिर ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और इसका कत्ल किसने किया। अब पुलिस जो इसकी फ़ोटो को अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे जो कि उनके पुलिस के, वहाँ पे सर्कुलेट की जाती है और जो आसपास के थाने थे वहाँ पूछताछ की जाती है। ऐसा तो नहीं कोई लड़की गायब हो या मिसिंग हो और पता चल सके कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है। और उसी की शाम को दरमियान एक जो ही वाराणसी का ही थाना है जिसका नाम है रोहनिया थाना और उसी के पास मुंडा देव गाँव है, वहाँ के रहने वाले पति पत्नी उसी थाने में करीब 7 बजे पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो उनकी बेटी है जौनपुर के एक जो मछली पड़ाव शहर है वहाँ पर ही किराए के कमरे में रहती है और वहाँ से ही वह जॉब करती है और उसका फ़ोन 1 से 2 दिन हो गए हैं मिल नहीं रहा है और हम लोग बहुत हैरान हैं और परेशान हैं। और उसके घर गए थे, पता चला वहाँ ताला लगा है। मेरी बेटी कहीं चली गई है या उसके साथ कोई अनहोनी हुई, साहब पता करिए। अब जो पुलिस के अफसर थे वह कहते हैं कि एक लड़की जो कि आज सुबह मिली है लाश, अगर उसकी आप शिनाख्त कर लीजिए तो पता चल सकता है कि वह आपकी लड़की है किसी और की है। तो माता पिता पहुंचते हैं पोस्टमार्टम पुलिस वालों के साथ में। जैसे ही वह उस लाश को देखते हैं वैसे ही वह मानो दहाड़ी मार कर रोने लगते हैं, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं थी, वह उन्हीं लड़की की थी जिसका नाम था अनन्या,
जो कि तलाकशुदा थी और वह अलग रहकर मॉल में काम कर रही थी और वहीं जौनपुर में ही जो मछली पड़ाव इलाका है वहाँ पर वह किराए के कमरे में रह रही थी। अब पुलिस जो कमला हॉस्पिटल था जहाँ पर सूटकेस मिला था, अब पुलिस आसपास के इलाकों में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तभी पता चलता है 26 फरवरी 2025 सुबह के तकरीबन 12:30 बजे एक युवक जो कि दोपहर में सूटकेस लेकर एक रिक्शा से उतरता है और उसको सर पर रख के लेके नाली की तरफ फेंक देता है। अब पुलिस वाले उसकी फ़ोटो मोबाइल में खींचते हैं और उस परिवार से पूछते हैं यह युवक कौन है और आपकी बेटी से इसका क्या संबंध है, और यही सूटकेस लेकर आया था। जैसे ही माता पिता उस युवक को देखते हैं तो पहचान जाते हैं यह युवक और कोई नहीं विशाल सहानी है जो कि उन्हीं के गांव का रहने वाला है। तभी पिता बताते हैं आज से लगभग 5 साल पहले जो कि मेरी बेटी था और ये विशाल जो लड़का है इन दोनों का प्रेम प्रसंग था, और जब हम लोगों को पता चला तब मैंने अपनी बेटी की शादी दूसरे लड़के से कर दी। 1-2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर इस लड़के ने मेरी लड़की का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी यह अक्सर बातचीत करता रहा और उसके दरमियान ही जो मेरी बेटी का पति था उसने मेरी बेटी को तलाक दे दिया, जिसके बाद मेरी बेटी ने फैसला लिया अब वह शादी नहीं करेगी और उसके बाद वह जौनपुर आ जाती है और एक मॉल में नौकरी करने लगती है। अब जो जौनपुर से मेरे घर की दूरी वह काफ़ी दूर थी, इसीलिए मेरी बेटी ने वहाँ पर किराए का कमरा लिया और वहीं से वह जॉब पर जाती थी और दिन भर में 1 से 2 बार फ़ोन करके हालचाल पूछती थी और मैं भी उसके हालचाल लिया करती थी। और 26 तारीख के बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तभी मुझे हैरानी हुई। अब पुलिस वाले विशाल सहानी की कुंडली खंगालते हैं और उसका देखते हैं जो अनन्या उनकी लड़की है उसकी कॉल डिटेल के आधार पर देखते हैं जो 24 तारीख की दिन में भी अनन्या ने विशाल से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत की। अब पुलिस वाले उसकी कॉल को सर्विलांस में लगाते हैं तो पता चलता है उसकी लोकेशन जो मिलती है वहाँ के जौनपुर भंडारी रेलवे स्टेशन के पास, और 1 मार्च 2025 को वह विशाल सहानी पकड़ा जाता है और पुलिस वाले जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं वह अपना जुर्म कबीलता है और एक ऐसा खुलासा करता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी विशाल सहानी बताता है जो कि वह वाराणसी का ही रहने वाला है और कुछ 2 साल पहले ही वह केरल में रहकर नौकरी करता था और इसी दरमियान जो उसकी प्रेमिका थी अनन्या उससे वह बातचीत काफ़ी ज़्यादा करने लगा था। एक दिन उसके पति को पता लगता है, वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। इसके बाद अनन्या आती है जौनपुर में किराए के कमरे में रहती है। अब जो विशाल सहानी था वह अक्सर उस लड़की के घर आता था और काफ़ी दिन तक उसके साथ भी रहा। उसके बाद वह केरल फिर लौट आता है। इधर वह 22 तारीख को केरल से लौटकर आता है जौनपुर और उसी अनन्या सहानी के साथ रहने लगता है और 24 तारीख की रात में दोनों साथ रहते हैं और 25 तारीख की सुबह वह अनन्या से कहता है मुझे वाराणसी जाना है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। और फिर अनन्या विशाल से कहती है कि तुम मुझे इस तरह कब तक रखोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे नाम थाने में FIR दर्ज कराऊंगी। इसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। इस दरमियान जो अनन्या थी एक लोहे की राड अपने प्रेमी यानी विशाल सहानी को मारती हुआ पकड़ लेता है और फिर उसी राड से विशाल सहानी अनन्या अपनी प्रेमिका को ताबड़तोड़ हमला तब तक करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद उसके हाथ पर विशाल एक रस्सी से बांधता है और देखता है कि अब इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, और फिर वह एक ट्रॉली बैग जो कि रेड कलर का उसी घर में रखा था उसको लेकर आता है, उसकी लाश को उसी के अंदर डाल देता है और 1-2 कपड़े भी डाल देता है और फिर शाम के करीब 6 बजे वह निकलता है उस लाश को लेकर, और वह काफ़ी ज़्यादा वजन था तो उसको वह कंधे पर रखता है और फिर एक बैटरी रिक्शा लेता है। बैटरी रिक्शा लेने के बाद 10 से 12 किलोमीटर जो कि वहाँ पर जो कि JCG चौक चौराहा था उसी के पास कमला हॉस्पिटल था और उसी के पास सन्नाटा थोड़ा एरिया है, वहाँ पर नाला बना है, वहीं पर ले जाकर वह रिक्शे से उतारता है और उसको ये नहीं पता था जो वह हरकत कर रहा है वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद वह उस लाश को वहीं पर डंप कर देता है और उसके बाद वह पहुँचता है वाराणसी से पहुँचता बनारस घाट जाता है और गंगा में स्नान करता है और अपना सर मंडवा लेता है। उसके बाद हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जो कुछ मैंने किया है वह मुझे ईश्वर माफ़ कर देना और यह गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई। इसके बाद दूसरे दिन
वह अब भागने की फिराक में केरल था, जहां पर वह काम करता था। इससे पहले ही उसको पुलिस ने दबोच लिया। अब पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट बना रही है। अब उसको जेल भेजने की तैयारी है। अब बताइए कमेंट के माध्यम से उस शख्स को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्या उसने सही किया या गलत किया, आप फैसला इसका खुद बताइए। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।